पहला है ग्रीन टच स्टोन। तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है याद? वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो इसमें सबसे पहले कि वेस्टर्न घाट है कहाँ पे, ठीक है। वेस्टर्न घाट बेसिकली आपको किस किस स्टेट में है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, एक बार यूपीएससी पूछा हुआ है कितने स्टेट को बेसिकली ये कवर करता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पे होता है, ये तो पहला हो गया नॉर्मल सा। अब नेक्स्ट है कि वेस्टर्न घाट में आपको और क्या सब जानना है, ठीक है, प्रीलिम से ओरिएंटेड। तो वेस्टर्न घाट का एक और नाम है सह्याद्री हिल, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में आपको हॉटस्पॉट, ये एक हॉटस्पॉट रीजन है दुनिया का, जो 8 हॉटस्पॉट रीजन है। तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा सर्च करना है, ये हॉटस्पॉट रीजन कब आप किसी को डिक्लेयर करते हो, ठीक है। ये आपको अलग से सर्च करना है, हॉटस्पॉट रीजन जो डिक्लेयर किया जाता है तो किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है कि वेस्टर्न घाट किस तरह का माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। अगर आपको पता है ब्लॉक माउंटेन क्या है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन कौन सा माउंटेन रेंज है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में कौन कौन सा माउंटेन रेंज है और उसकी हाइट क्या है, प्लस जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट में जैसे हाइट बढ़ता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ हाइट कैसे बढ़ता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का एवरेज हाइट क्या है और हाइट कहाँ बढ़ेगा। उसके बाद आपको और क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक तो माउंटेन रेंज, नेक्स्ट फेमस हिल स्टेशन जैसे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है, जैसे लोनावला लोग घूमने जाते हैं, ये भी वेस्टर्न घाट में है। उसके बाद रिवर, वेस्टर्न घाट से कौन कौन सा रिवर आपको ईस्ट साइड में जाता है और वेस्ट साइड में जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर वेस्टर्न घाट में, क्योंकि क्लाइमेट इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लाइमेट कैसा, किस तरह का क्लाइमेट है, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेस्ट कैसा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या माउंटेन फॉरेस्ट है, डिसीडियस है, यानी किस किस तरह का फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे जो किस तरह का वाइल्ड लाइफ मिलता है और नेशनल पार्क कोई कौन सा है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इस रीजन में, ठीक है, और पास कौन सा है, ठीक है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, पाल घाट। तो ये पास तो थोड़ा सा ज्यादा है, बट इंटायर जो आपका इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम चांसेस होता है हमेशा आपको या तो नॉर्थ ईस्ट से पूछेगा या यहाँ से सवाल बन के आएगा, ठीक है। तो आपको इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है कि वेस्टर्न घाट को एक और नाम है सह्याद्री हिल्स, हॉटस्पॉट रीजन है, तो आपको क्या सर्च करना है, क्राइटेरिया हॉटस्पॉट का। नेक्स्ट अब और कौन डिक्लेयर करता है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ठीक है, और ये ब्लॉक माउंटेन है। माउंटेन रेंज यहाँ पे कौन कौन सा वेस्टर्न घाट में कौन कौन सा माउंटेन मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ किस तरह का जानवर मिलेगा, ठीक है, पेड़ पौधा कैसा है, नेशनल पार्क कोई इंपॉर्टेंट, बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई है तो, और रिवर आपको, और यहाँ पे पास इंपॉर्टेंट पास सब जो भी है वो 3 पास का आपको जो है नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है बट इट विल हेल्प यू अलॉट। दूसरा इसी में पढ़ना है आपको इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, इको सेंसिटिव जोन किस जोन को आप इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में आपको पढ़ना है कि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट करती है, सेंटर करती है, ठीक है। और अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो जाए तो क्या एक्टिविटी अलाउड है और क्या एक्टिविटी नहीं अलाउड है, ठीक है। तो ये आपको खुद से सर्च करना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है गडगिल, जो गडगिल कमेटी है वो क्या है, उनका क्या रिकमेंडेशन था, और एक जो कस्तूरी रंगन कमेटी थी उसका मतलब क्या रिकमेंडेशन था। तो दोनों में अंतर क्या है, गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी का हो सकता है यूपीएससी कभी पूछ ले आपको डिफरेंस दोनों में रिकमेंडेशन में। तो ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन, और अगर डिक्लेयर कौन डिक्लेयर करेगा, नेक्स्ट अगर डिक्लेयर हो तो कौन एक्टिविटी अलाउड है, और ये गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी में डिफरेंस क्या है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रीड। नेक्स्ट, जब आगे बढ़ेंगे आप, आज पीटी से ओरिएंटेड ज्यादा है, मेंस से कम है आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको सर्च करना है कौन रिलीज करता है, पहला तो सिंपल सा है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज करता है और क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट G7, तो एक क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मल सा कि इंडिया जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया एंगेजमेंट विद द G7, हाउ इट विल इम्पैक्ट इट्स रिलेशन विद द इट्स नाइबर, ठीक है, या चाइना या यूएस, सॉरी रशिया। इंडियाज एंगेजमेंट जो है G7 का, हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडियाज एंगेजमेंट विद रशिया, ठीक है। तो भारत जो अब G7 से एंगेज कर रहा है तो इसका रशिया पे क्या इम्पैक्ट, इंडिया रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, या इंडिया चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो G7 बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिच कंट्री है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेस्टर्न सुपीरियरिटी को मेंटेन रखना, चाइना को काउंटर करना, ठीक है। और चाइना और रशिया को इम्पोर्टेंट जो है एज अ थ्रेट G7 देखता है, ठीक, अपने रेफरेंस में। तो इंडिया, चूंकि इंडिया का जो है, इंडिया हैज अ गुड रिलेशन विद रशिया ऑल्सो, ठीक है, या इंडिया जो है चाइना के साथ भी एक चाहता है एक एक मेंटेन कम से कम रिलेशन में नॉर्मल सी रहे। तो अगर इंडिया पार्टिसिपेट करेगा तो इससे रशिया, चाइना, इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हाउ हाउ दे विल परसीव अस, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आप
2-3 मिनट सोच सकते हो, इट विल गिव यू अ बेटर पर्सपेक्टिव। इस पे थोड़ा सा सोचिए, ये आपको आईआर में हेल्प करेगा। बाकी एक पार्टनरशिप आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो अभी नया लॉन्च हुआ है, ठीक है। और बाकी एक क्लाइमेट क्लब है, एक तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉन्च हुआ है $600 बिलियन का। और क्लाइमेट क्लब याद रखिएगा, ये क्लाइमेट क्लब, तो ये कभी पूछ सकता है जी क्लाइमेट क्लब को लेकर। ये क्या है, एक बार चेक कर लीजिए, क्लाइमेट क्लब और पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है कि काउंटर है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ओके। एक इथिक्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब जो आज इनइक्वालिटी है पूरे वर्ल्ड में, तो ये इसका कारण कौन है, ठीक है, इसका कारण कौन है, ठीक है। क्या सेल्फिशनेस और जो ग्राफ्ट है रिच का, उसके कारण इनइक्वालिटी है? इस पे आपको सोचना है। देखो, अगर रियल सेल्फिशनेस कहा जाए तब तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ सेल्फिशनेस क्या है कि सेल्फ सेल्फ के जो ईगो है, जो सेल्फ का बॉडी है, फैमिली है, उसके लिए सोचना, ठीक है। तो क्या इसके कारण इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, यस और नो? तो यस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लोग बेसिकली जो रिच हैं दे आर गेटिंग रिचर, तो वो बेसिकली सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपनी कंपनी के लिए सोचते हैं, तो दे डोंट हैव बेटर लार्जर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये एक कारण तो है इनइक्वालिटी का, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर आपका। जैसे कास्ट ले लो, कास्ट एक स्ट्रक्चर ही है, बाय आदमी जो है बाय बर्थ ही उसको एक आइडेंटिटी दे दिया जाता है, पूरा इंस्टीट्यूशन ही वैसा है, उसका सोच वैसा हो जाता है, तो वो बड़ा बनने के लिए भी तो नहीं कोशिश करेगा ना। तो बिल्कुल एक साइड है, बिल्कुल सेल्फिशनेस एक कारण है इनइक्वालिटी का, ठीक है, कि जो असमानता है, क्योंकि जो अगर सेल्फिशनेस नहीं रहेगा तो डोनेट करेगा, वो हेल्प करेगा, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। बट हमें ये भी देखना होगा कि बहुत सारे लोग डोनेट करना भी चाहते हैं, मे बी दे डोंट नो हाउ दे शुड डू, और इवन दे डोंट ट्रस्ट। आज जो है ना, उनको ट्रस्ट नहीं है कि कहाँ पे स्टेट को डोनेट करें या एनजीओ को कहाँ पे करें। तो बहुत सारा पॉइंट है, ऐसा नहीं आप वन साइड नहीं सोच सकते हैं। सेल्फिशनेस यस इट कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट देर आर अदर साइड ऑल्सो, तो आपको अदर साइड भी सोचना है और सेल्फिशनेस के बारे में। ये आपको इथिक्स में हेल्प करेगा। यहाँ पे एक ओवरऑल ये पढ़ना नहीं है, ये इसमें अल्टीमेटली एक ही चीज है कि मतलब दिया है कि एक एक ऐसे ही स्टडी था, उसमें कहा गया कि जो रिच आर गेटिंग रिचर, जो अमीर ज्यादा अमीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ऐसे ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन वीक है, तो रिच उसका मिसयूज करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत इनक्वालिटी का नंबर काफी ज्यादा है, ठीक है। बट यस ये बात सही है कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन वीक है तो बिल्कुल जो जिसके पास पावर है वो मिसयूज करेगा, ठीक है। तो एक आर्गुमेंट है, बस इतना ही, इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, एक और एथिक्स से रिलेटेड ही आपको कि मतलब जैसे कोई इंडोर्स इंडोर्स करता है किसी एड है, जैसे कोई मान लो पान मसाला हो गया कुछ, तो क्या उनको रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए? तो वही दोनों पिक्चर है। रिस्पॉन्सिबल क्यों मानना चाहिए? क्योंकि क्योंकि सोसाइटी उनको क्या करती है, ट्रस्ट करती है, कोई हीरो है, एक्टर है, पीपल ट्रस्ट ऑन देम, दे हैव अ क्रेडिबिलिटी। तो अगर वो कुछ इंडोर्स करते हैं, ये सही है, तो फिर बिल्कुल उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वो अगर गलत चीज का प्रचार, लेकिन अब उसी का काउंटर आर्गुमेंट है, उनको नहीं पता होता है कई बार कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये एक काउंटर आर्गुमेंट है, ठीक है। लेकिन उनके पास उतनी बड़ी टीम होती है, ऐसा तो नहीं है अगर कोई दारू का प्रचार कर रहा है या फिर पान मसाला का प्रचार कर रहा है कि इतना बेवकूफ तो नहीं होगा। तो बट आई आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट कि उनको पता नहीं होता है। हाँ कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसा कोई ऐसा मेडिसिन है दे माइट, हम वो बात सही, वहाँ पे रिसर्च नहीं होगा, इट्स आई अग्री। लेकिन नॉर्मली जो आजकल इंडोर्स किया जाता है कोई पान मसाला का या कोई, तो ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होता है, बिल्कुल पता होता है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष है, आपको थोड़ा सा 3-4 पॉइंट सोचिए, तो ये आपको जो है बेसिकली हेल्प करेगा यहाँ पे। तो ये आपको इथिक्स एंगल से सोचना है, ठीक है, दोनों साइड आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ डाटा है आपको, जैसे अर्बन पॉपुलेशन कितना राइज होगा बाय 2035, ठीक है। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि रुपये जो अभी कमजोर हो रहा है उसका कारण क्या है और स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है। तो आप आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं कल का न्यूज वाला। हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है, रूट सेफ्टी, क्योंकि ये एक मतलब ऐसे कह सकते हैं एक साइलेंट, हम तो बिल्कुल वर्ल्ड साइलेंट है इस पर, बट इमेजिन करो नंबर कितना, मतलब लाखों लोग हर साल मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में, लेकिन इसको कोई नहीं देख रहा। इसमें एक बहुत अच्छा मतलब दिया है पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रिवेंटिव मेजर से, जो स्टडी है डाटा है उसमें देखा गया है, एविडेंस है कि अगर प्रिवेंटिव इंटरवेंशन किया जाए तो बहुत सारा जो है डेथ हम रोक सकते हैं। जैसे प्रिवेंटिव पहले कैसे रोक लें, हाई स्पीड को कंट्रोल करें, ठीक है। अब दिक्कत क्या अपने है, उतना मैन पावर नहीं है ना, टेक्नोलॉजी है अभी भी, हाई स्पीड को कैसे कंट्रोल करें, पुलिस चाहिए उतना, ठीक है, वो नहीं है अपने पास। नेक्स्ट है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो ये चेक करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, और प्रॉपर हेलमेट। यहाँ पे मैन पावर तो आप देख ही रहे हैं, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ठीक है, और नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। तो ये सब अगर हम रोक ले, प्रिवेंटिव स्टेप्स ले, हाई स्पीड को रोकें, अल्कोहल वाला चेक करते रहें, और हेलमेट और सीट बेल्ट, तो बहुत सारा जो है डेथ हम रोक सकते हैं। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो जैसे हमारा एक मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें जो है
अगर कोई हेल्प करेगा तो उसको हेल्प करने की बात है, और उसको लीगली जो है कोई इशू नहीं होगा। तो सेमेरिटेरियन का जो था इशू, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ अभी। आपको एक तो रूट को बेटर करना पड़ेगा, बाकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो देने में आपको स्ट्रिक्ट प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है। बाकी रेगुलेशन, स्टेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये सब कंटिन्यूसली, ये आपको GS3 में जो है वहाँ पे हेल्प करेगा लिखने में। और नेक्स्ट PSL भी आप अगर आपने नहीं करा तो इसके बाद चेक कर लो PSLV क्या होता है। और जैसे गगनयान में GSLV 3 हम लोग कर रहे हैं, तो ये रॉकेट आप देख सकते हैं PSLV किस तरह का है और GSLV MK3 किस तरह का है। हाँ, ये एक मेंस के लिए मैंने अभी आज ऐड किया है क्वेश्चन, कि जो इंडियन ओशियन में जो जियो पॉलिटिकली चेंज हो रहा है, तो उसमें हाउ इंडिया हैज टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। तो इसमें एक लाइन है KN पनिकर का, वन हु कंट्रोल द इंडियन ओशियन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। जो इंडियन ओशियन को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। जैसे ब्रिटिश ने क्या किया, पहले इंडियन ओशियन को कंट्रोल किया, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। एक तरफ आपको सेंट्रल एशिया है, मिडिल ईस्ट है, ठीक है, जहाँ से एनर्जी का सप्लाई है। दूसरी साइड जो है इंडियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और फिर ईस्ट एशिया है। तो इसको इंडियन ओशन को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे? तो जाहिर सी बात है मल्टीपल अलाइनमेंट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी जो है स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अलग अलग, अब इंडिया जो है जैसे अलग अलग एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बाद एयरक्राफ्ट जो कैरियर है उसको बिल्डअप कर रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हम लोग बना रहे हैं। बाकी जो है इंडो पैसिफिक जो अभी हमारा नया मतलब जिसमें हम लोग एंगेज हो रहे हैं क्वाड के थ्रू। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर ऑलरेडी एंगेजिंग, एंड फर्दर जो है और भी, जैसे अफ्रीका के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस तरीके से आपको देखना है, अफ्रीका के एंगल से इंडिया US का एंगल, इंडिया जापान का एंगल, ठीक है, रशिया के साथ कैसे काम कर सकते हैं, जो रीजनल प्लेयर है चाहे ईरान के साथ कैसे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से यू कैन थिंक, ठीक है। तो IR में से आई विल टेक अ डिफरेंट, आई विल टेक वन क्लास। तो अभी आप ये सब पॉइंट सोच सकते हैं इंडियन ओशन को लेकर, ठीक है। तो जो मैंने पॉइंट कहा है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लोकेशन आराम से सोचिए कि बगल में कौन से रीजन वाइज कौन सी कंट्री है, ठीक है। रीजनली भारत कैसे कॉपरेट कर सकता है, ग्लोबली कैसे कॉपरेट कर सकता है, अपने डिफेंस को कैसे बीफ अप कर सकता है, ठीक है। और जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल स्टेट्स है, उसके साथ कैसे इंडिया जो है कोऑर्डिनेट कर सकता है। इस तरीके से वी कैन प्रोटेक्ट इंडियन ओशन। बाकी इसमें एक प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है, तो उसमें उसका क्राइटेरिया क्या है, जैसे नॉमिनेशन अगर आपको डालना है, तो जैसे 50 आपका प्रपोजल होना चाहिए, 50 जो है मतलब ये इलेक्टो 50 होना चाहिए, तभी आपका जो है नॉमिनेशन फाइल भी होगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया एक बार देख लीजिएगा, PT में कभी हो सकता है पीछे, ठीक है। ये छोटा सा एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट लेप्रोसी के लिए ये ड्रग है, ठीक है। इस ड्रग को आप एक बार देख लीजिएगा, बस ड्रग को याद रखना है। स्नेक आइलैंड ब्लैक सी में है, तो ब्लैक सी का मैप देख सकते हैं, ठीक है। ब्लैक सी का मैप देख लो, अगल बगल कौन सी कंट्री है, रशिया से बॉर्डर, जैसे बुल्गारिया है कि नहीं ब्लैक सी में, जॉर्जिया है या नहीं, यूक्रेन का बॉर्डर है या नहीं, तुर्की क्या ब्लैक सी में है या नहीं। तो ब्लैक सी को आप देख लीजिए कि ब्लैक सी में कौन कौन सी कंट्री है, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर जो है टच होता है, ठीक है। ईरान है या नहीं है, तो ब्लैक सी काइंडली एक बार इसको देखिए, और अभी देख लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी बात के लिए मत डालिए, अभी ब्लैक सी को देख लीजिए। और स्नेक आइलैंड ये ब्लैक सी में है, ठीक है। तो ब्लैक सी एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है, जो अभी वॉर हो रहा है यूक्रेन और रशिया का। और नेक्स्ट IMF में अभी इस बार भी UPSC के फिल्म से पूछा था एक टर्म, तो ये एक टर्म देख लीजिएगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, कभी पूछ देगा ये फिल्म्स में, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किसका है, किसके बेसिकली कौन रिलीज करता है। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यू कैन सी। फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ठीक है, कौन रिलीज करता है, और एनुअली है कि बस। तो इतना ही था, ज़्यादा नहीं था।